हेलो एवरीवन। बेसिक्स ऑफ जीएसटी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे किया गया, क्या क्या चैलेंजेस फेस हुई, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इंट्रा स्टेट सप्लाई का थोड़ा डिस्कशन किया हम लोगों ने। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन कैसे है। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि जीएसटी को हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन होता है उस स्टेट में टैक्सेशन का रेवेन्यू एक्यूमुलेट होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में गुड्स और सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम होते हैं तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास ज्यादा जीएसटी का रेवेन्यू एक्यूमुलेट होना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर गुड्स और सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम होते हैं तो वहां पर जीएसटी का रेवेन्यू ज्यादा एक्यूमुलेट होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में एग्जैक्टली ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, कैसे टैक्स कंज्यूमिंग स्टेट में एक्यूमुलेट होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए हमको इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में थोड़ा देखा था उसको एक बार डिटेल में देखते हैं। हम लोग किसको इंटरस्टेट बोलते हैं, किसको इंट्रास्टेट बोलते हैं। हमको ये पता है कि अगर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। लेकिन हम लोग किसको इंटरस्टेट बोलेंगे, किसको इंट्रास्टेट बोलेंगे। नॉर्मल पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी है कि अगर बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में है तो उसको हम लोग इंट्रास्टेट बोलते हैं, और बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में है तो उसको हम लोग इंटरस्टेट बोलते हैं। हालांकि लीगल टर्मिनोलॉजी में ये जो डेफिनेशन है वो गलत डेफिनेशन है। सप्लायर और रिसीवर का हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सप्लायर मतलब कि जो गुड्स को सेल करता है या तो सर्विसेज को सप्लाई करता है, और रिसीवर का मतलब होता है कि जो गुड्स रिसीव करता है या तो फिर सर्विसेज को रिसीव करता है। नॉर्मली जैसे हम लोग समझते हैं कि भाई दोनों रिसीवर और सप्लायर एक ही स्टेट में है तो इसको हम लोग इंट्रास्टेट बोलते हैं, और रिसीवर और सप्लायर अलग अलग स्टेट में है तो उसको हम लोग इंटरस्टेट बोलते हैं। ये लीगल टर्मिनोलॉजी में गलत है। लीगल टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन इस तरीके से है कि अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट तो उसको हम लोग इंट्रास्टेट बोलेंगे, और अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द डिफरेंट स्टेट्स तो उसको हम लोग इंटरस्टेट बोलेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि नॉर्मली हम लोग ऐसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई गुजरात में कोई पर्सन ए है, वो सर्विस दे रहा है किसी दिल्ली के पर्सन को जिसका नाम है मिस्टर बी। तो इस सर्विसेज को नॉर्मली हम लोग इंटरस्टेट बोलते हैं क्योंकि जो रिसीवर है वो दूसरे स्टेट में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो सर्विस है वो रियल एस्टेट के रिलेटेड, कोई बिल्डिंग के रिलेटेड है, कोई बिल्डिंग का रिपेयर वर्क है उसके रिलेटेड सर्विस है, और वो जो बिल्डिंग है जिसकी ओनरशिप मिस्टर बी की है जो रह रहे हैं दिल्ली में, वो बिल्डिंग लोकेटेड है गुजरात में, तो सर्विस देने वाला पर्सन मिस्टर ए गुजरात में है, जो बिल्डिंग है वो भी गुजरात में है, पर जो रिसीवर है वो दिल्ली में है। तो आप इसको इंटरस्टेट में क्लासिफाई करेंगे या इंट्रास्टेट में क्लासिफाई करेंगे। अब यहां पर आप अगर इसको गौर से देखो तो सप्लायर और रिसीवर दोनों अलग अलग स्टेट में है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक प्लेस ऑफ सप्लाई रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी होगी वो जिस लोकेशन पे वो रियल एस्टेट की बिल्डिंग है वो स्टेट में उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग गुजरात में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में माना जाएगा। तो मिस्टर ए गुजरात में है, बिल्डिंग गुजरात में है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन द सेम स्टेट, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे, और इसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगेगा, इसके ऊपर सीजीएसटी और गुजरात का एसजीएसटी लगेगा। तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि इंटरस्टेट इंट्रास्टेट ये लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवर के ऊपर मेनली बेस्ड नहीं है। इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक स्टेट में, तो इसका मतलब है इंट्रास्टेट, और प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग अलग स्टेट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेट। अब ये हमको पता है कि अगर इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगता है।
अब जो क्रेडिट सेट ऑफ का मैकेनिज्म है वो हम लोगों ने पिछले सेशन में छोटा सा देखा था कि भाई आईजीएसटी की जो क्रेडिट है उसको हम लोग आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ करते हैं, फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद में सीजीएसटी की जो क्रेडिट है उसको पहले सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ करते हैं, फिर आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ करते हैं। एसजीएसटी की जो क्रेडिट है उसको पहले एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ करते हैं, फिर आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ करते हैं। सीजीएसटी को हम लोग एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, एसजीएसटी को हम लोग सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये मैकेनिज्म है। अब इन सारे डिस्कशन में ये चीज हमको कहां पर याद रखनी है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन किस तरीके से गिना जाएगा, जीएसटी को किस तरीके से जो कंज्यूमिंग स्टेट है वहां पर जीएसटी एक्यूमुलेट कैसे होगा इन आईटीसी के थ्रू, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो सेक्शन 53 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में दिया है। अब ये सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरनल रेवेन्यू सेट ऑफ किस तरीके से होता है, इंटरनल रेवेन्यू शेयरिंग किस तरीके से होता है, उसके बारे में डिस्कशन करती है। तो इस सेक्शन को अगर हम लोग समझ ले तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे कंज्यूमिंग स्टेट्स में जीएसटी का रेवेन्यू ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और थोड़ा आसानी से समझने के लिए हम लोग जो वैल्यू है सप्लाई की, जो गुड सप्लाई हो रहा है उसकी जो वैल्यू है उसको सेम रखते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन में सिर्फ 1 लाख रुपए की ही वैल्यू है, कोई प्रॉफिट यहां पर ऐड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हम लोग सिंपल कैलकुलेशन में इस एग्जांपल को समझ पाए। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए जो गुजरात में है वो मिस्टर बी जो गुजरात में है, दोनों पर्सन गुजरात में है, उनको 1 लाख रुपए के गुड्स सेल कर रहे हैं और जीएसटी का रेट इसके ऊपर है 18%। अब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी किस स्टेट का लगेगा तो गुजरात का एसजीएसटी लगेगा। तो 18% में 9% सीजीएसटी है, 9% गुजरात का एसजीएसटी है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 18% मतलब टोटल जीएसटी हुआ 18,000 रुपीज। इसमें 9,000 रुपीज सीजीएसटी है, 9,000 रुपीज गुजरात का एसजीएसटी है। तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के पास से 1 लाख रुपीज प्लस ये 9,000 टोटल मिला के 1,18,000 रुपीज कलेक्ट करेंगे। उसमें से 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और 9,000 रुपए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अब मिस्टर बी ने ये जो गुड्स परचेज किए हैं वो सेल कर रहे हैं किसी महाराष्ट्र के पर्सन को जिनका नाम है मिस्टर सी। इसकी वैल्यू भी 1 लाख रुपए है। अब मिस्टर बी के पास उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में 2 चीजें हैं, एक तो सीजीएसटी जो उन्होंने पे किया मिस्टर ए को और एक एसजीएसटी जो गुजरात गवर्नमेंट का उन्होंने मिस्टर ए को पे किया। मतलब टोटल 18,000 रुपीज की क्रेडिट पड़ी है मिस्टर बी के पास, 9,000 रुपीज सीजीएसटी, 9,000 रुपीज गुजरात एसजीएसटी। अब जब उन्होंने मिस्टर सी को ये सेल किया 1 लाख रुपीज में तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर चार्ज होगा आईजीएसटी। तो मिस्टर बी मिस्टर सी के पास से कितने रुपए कलेक्ट करेंगे, 1 लाख प्लस 18,000 आईजीएसटी, 1,18,000 रुपीज वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन आईजीएसटी कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। कितने रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, ये आउटपुट आईजीएसटी जो मिस्टर सी के पास से उन्होंने कलेक्ट किया उसके सामने। तो 18,000 का आउटपुट आईजीएसटी उसके सामने वो सेट ऑफ करेंगे सीजीएसटी 9,000 रुपीज की जो उनके पास क्रेडिट थी मिस्टर ए के ट्रांजेक्शन वाली वो, और गुजरात एसजीएसटी का 9,000 रुपीज की जो क्रेडिट थी उसको सेट ऑफ करेंगे। मतलब ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग टू गवर्नमेंट। 9,000 मिला के 18,000 की क्रेडिट थी जो सेट ऑफ हो जाएगी 18,000 के आईजीएसटी के सामने। अब इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी अमाउंट इस ट्रांजेक्शन से नहीं मिली क्योंकि पहले का सीजीएसटी 9,000 सेट ऑफ हुआ और गुजरात गवर्नमेंट के पास जो 9,000 रुपीज आए थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट ऑफ करके दिए। मतलब कि गुजरात गवर्नमेंट की क्रेडिट की वजह से 9,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन में कम मिले। अब आगे चलते हैं। मिस्टर सी जो महाराष्ट्र में है वो मिस्टर डी जो महाराष्ट्र में उनको यही गुड्स 1 लाख रुपीज में सेल करते हैं। अब मिस्टर सी जो है वो मिस्टर डी को इंट्रा स्टेट सेल कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट, वो भी सीजीएसटी 9,000 और महाराष्ट्र का एसजीएसटी 9,000 रुपए। अब ये जो मिस्टर सी जो महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने मिस्टर बी ऑफ गुजरात के पास से 1 लाख रुपए के ये गुड्स परचेस किए, उनके पास आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है 18,000 रुपीज इसी ट्रांजेक्शन की। अब ये जो मिस्टर सी है वो इस गुड्स को महाराष्ट्र में ही फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं जिनका नाम है मिस्टर डी।
और मिस्टर डी इस गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, वो फाइनल कंज्यूमर है। अब मिस्टर सी टू मिस्टर डी वाला जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है महाराष्ट्र का, उसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी 9000 और महाराष्ट्र का एसजीएसटी 9000। तो मिस्टर सी मिस्टर डी के पास से कलेक्ट करेंगे सीजीएसटी 9000 और महाराष्ट्र एसजीएसटी 9000 रुपीज। अब कितना वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो कुछ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी 9000 के सामने आईजीएसटी की 18000 की क्रेडिट पड़ी है, उसका 9000 सेट ऑफ होगा, और आउटपुट महाराष्ट्र का जो एसजीएसटी है उसके सामने बैलेंस ऑफ द आईजीएसटी 9000 सेट ऑफ होगा। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी ये 9000 रुपीज नहीं जाएंगे। अब बात यहां पर ये आती है कि गुड्स कंज्यूम हुए हैं महाराष्ट्र में, तो जो टैक्स का रेवेन्यू है वो एक्यूमुलेट होना चाहिए महाराष्ट्र में। अब इन पूरे ट्रांजेक्शन के सीक्वेंस को अच्छे से समझते हैं। मिस्टर ए टू बी गया गुजरात में, बी टू सी गया गुजरात टू महाराष्ट्र, सी टू डी गया महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। अब इन पूरे ट्रांजेक्शन में हुआ ये कि पहले जो आईजीएसटी चार्ज हुआ है मिस्टर बी टू सी वाला, उसमें 9000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को कम मिले, क्योंकि गुजरात एसजीएसटी की क्रेडिट उन्होंने अपने आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ की। तो जब ये लोग इंटरनली अपने अकाउंट सेट ऑफ करेंगे, तब गुजरात गवर्नमेंट 9000 रुपीज पे कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आईजीएसटी का 9000 रुपीज की जो क्रेडिट थी उसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना एसजीएसटी 9000 रुपीज कम मिला इस सेट ऑफ की वजह से, तो यही 9000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली ये जो 9000 रुपीज है वो गुजरात गवर्नमेंट से सेंट्रल के पास गया और सेंट्रल से चला गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, मतलब कि कंज्यूमिंग स्टेट में। तो जो कंज्यूमिंग स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर ये 9000 रुपीज का टैक्स एक्यूमुलेट हो गया और हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर फुलफिल हुआ। तो सीधा सा मतलब है कि जितने आउटपुट आईजीएसटी के सामने जिस भी स्टेट का एसजीएसटी सेट ऑफ हुआ होगा, वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को उतनी अमाउंट पे कर देगी, और जिस आउटपुट एसजीएसटी के सामने इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ हुआ होगा, इतनी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंज्यूमिंग स्टेट है वहां पर फाइनली टैक्स एक्यूमुलेट होगा, और इस तरीके से ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है उसका पर्पस फुलफिल होता है। एक चीज हमको यहां पर ये समझनी पड़ेगी कि ये सेटलमेंट और ये सेट ऑफ और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब आईजीएसटी की क्रेडिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड ना होती रहे, वो सेट ऑफ होती रहे। अगर आईजीएसटी की क्रेडिट ही पड़ी है तो ये सेक्शन 53 का जो सेट ऑफ है वो अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो वो अच्छे तरीके से काम करे, इसकी वजह से सेक्शन 49A और सेक्शन 49B नाम की अलग सेक्शन इंसर्ट की गई जीएसटी में। वो बोल रही है कि भाई जब तक आईजीएसटी का बैलेंस आपके पास पड़ा है तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के बैलेंस को यूज नहीं कर सकते, और आईजीएसटी आउटपुट पे करने के लिए जब तक आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है तब तक आप एसजीएसटी के बैलेंस को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सेट ऑफ हो जाए, उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट का सेट ऑफ लेंगे, ताकि ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो ठीक से काम कर पाए। ये जो रेवेन्यू शेयरिंग है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये ठीक से काम कर पाए। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है हम इसको इस तरीके से समझते हैं, इस तरीके से ये फुलफिल होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन को समझेंगे। तो ये जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी के सेशंस हैं उसमें बेसिक्स ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।